हेलो दोस्तों, श्री पीताम्बर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एवं टेट से संबंधित सामान्य ज्ञान 2023 शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों, देरी ना करती हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था है और ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बार ध्यान से देखें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डिटेल देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहती है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी है मन का चित्र बनाने से। तो बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चलिए इसकी डिटेल। यह एक दृश्य सोच उपकरण है जो सूचनाओं की संरचना करने, आपको बेहतर विश्लेषण करने, समझने, संश्लेषित करने, याद करने और नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। हर महान विचार की तरह इसकी शक्ति इसकी सादगी में निहित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो कौन सा है सबसे बेहतर तरीका? ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 की बात हो रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। महंगी और चमकदार, तो महंगी की कोई इधर नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन बी देखते हैं, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। ये ठीक लग रहा है। चलिए लेकिन क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है। ऑप्शन डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन देख लो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितनी उनकी क्षमता है, बच्चों की 1 to 5 के बच्चों की जितनी क्षमता है, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना ये भी सही है, और सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना यह भी एक सही कथन है। लेकिन उनकी अक्षमता मतलब क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना यह ज्यादा करेक्ट आंसर है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अक्षमता के अनुरूप
विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना और सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अंतः क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी एकीकरण का सिद्धांत। तो यह किसका है दोस्तों? विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया का अर्थ ही आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि विकास कभी समाप्त नहीं होता है, विकास निरंतर चलता रहता है क्रमबद्ध तरीके से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत। चलिए डिटेल देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत एक तरल पदार्थ के द्वारा घेरे गए स्थान में द्रव्यमान के संरक्षण को दर्शाता है, जहां ए पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और बी औसत वेग है। यदि तरल पदार्थ असंपीड्य है, अर्थात एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते समय घनत्व नहीं बदलता है। इस उदाहरण को आप ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे, तो अवस्था कितनी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बाल विकास में इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था लग जाती है, जिसका बाल विकास में हम अध्ययन नहीं करते हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का। तो बताइए कि निम्नलिखित जो अवस्थाएं हैं उनमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वह कौन सी अवस्था है? तो वह अवस्था है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। किशोरावस्था मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल माना जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना है आपको कि किस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल माना जाता है, अर्थात कठिन काल माना जाता है, वह है अपनी किशोरावस्था। या समय बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था का संधिकाल होता है। यह समय किसका होता है? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल होता है, जिसमें वह ना तो बालक ही रह जाता है और ना ही प्रौढ़ होता है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? ए एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्किनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने 4 अवस्थाएं पढ़ ली थी। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन चलिए डिटेल में जान लेते हैं। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, या
एक सुवक्ता होना मतलब वाचाल शक्ति का होना शिक्षक में महत्वपूर्ण है, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है कि कक्षा में समय अनुवर्ती होना, समय का ध्यान रखना। तो क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? सुवक्ता होना मुझे तो नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यदि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो वो तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका और डिटेल देख लेते हैं। रूप हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था का है, जिसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है। शिक्षक किस रूप में कार्य करता है? मित्र के रूप में। आपको मित्रवत रहना है विद्यार्थियों से। इसमें छात्र क्रियाओं में शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वरन वह उनकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान देता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, क्यों? सुनिर्मित पाठों में, किस में करेगा? सुनिर्मित पाठों में करेगा, या अभ्यास पुस्तिकाओं में करेगा, या नियोजित निर्देश में करेगा, या स्वतंत्र अध्ययन में करेगा? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, क्योंकि वह असंगठित परिवार से आया है। नियोजित निर्देश में नहीं करेगा, अभ्यास पुस्तिकाओं में भी नहीं करेगा, सुनिर्मित पाठों में भी नहीं करेगा। स्वतंत्र अध्ययन का अर्थ है अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखना। प्रभावी स्वतंत्र शिक्षार्थी पहचानने में सक्षम है वे क्या सीखना चाहते हैं, सीखने के सर्वोत्तम तरीके कैसे दिखाए कि उन्हें सीखा है, कि उन्होंने सीखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चरित्र का विकास होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा होता है, ऑप्शन बी नैतिकता द्वारा होता है, या बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या ये सभी सही है? तो हाँ दोस्तों, यह सभी सही हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा भी चरित्र का निर्माण होता है, नैतिकता के द्वारा भी चरित्र का निर्माण होता है, और बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार और सद्व्यवहार आदि चरित्र के वाह्य अंग हैं। ठीक है, तो सद्भाव, उत्कृष्ट चिंतन, नियमित व्यवस्थित जीवन, शांत, गंभीर मनोदशा चरित्र के परोक्ष अंग हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा? प्रशंसनात्मक होना चाहिए, प्रशासनात्मक होना चाहिए, कि मतलब एकदम कड़ा कानून होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव कि ऐसा करना ही होगा, या ऑप्शन बी निर्देशात्मक होना चाहिए, या ऑप्शन सी आदर्शवादी होना चाहिए, या ऑप्शन डी शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षाप्रद होना चाहिए, ना कि आदर्शवादी, ना कि निदेशात्मक, ना ही प्रशासनात्मक। कैसा होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव? शिक्षाप्रद होना चाहिए। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों, प्रधान अध्यापक तथा अन्य के सामने किसी भी गलत बात के लिए झुकता नहीं हो, किसी प्रकार का अन्याय सहन करता नहीं हो, और किसी भी गलत बात से समझौता नहीं करता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति
सचेत रहता है वही अच्छा शिक्षक बनने योग्य है और वही अच्छे शिक्षक के गुण हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो यूं ही मिलते रहें और आपकी तैयारी होती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।